18 मई 1988 सुबह के 4 बजे रहे थे। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, चारों तरफ 400 कमांडो का घेरा, अंदर थे 200 खालिस्तानी आतंकी, हाथों में AK-47, छतों पर स्नाइपर, हर दरवाजे पर बम। मीडिया वाले दूर से कैमरे लगाए खड़े थे और तभी मंदिर के मुख्य दरवाजे खुले। बाहर निकले 150 आतंकी, हाथ ऊपर किए, हथियार जमीन पर फेंके। उनके ठीक बीचों बीच चल रहा था एक आदमी, गंदा कुर्ता, मैली पगड़ी, हाथों में छाले, पैरों में धूल। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले ही पल एक पुलिस अफसर दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब आपका काम हो गया। उस रिक्शा वाले ने अपनी पगड़ी खोली, चेहरे की मिट्टी साफ की और जो सामने आया उसने 150 आतंकियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये कहानी है उस रिक्शा वाले की जिसने बिना एक गोली चलाए पंजाब का आतंक मिटा दिया। ये है ऑपरेशन ब्लैक थंडर की असली कहानी। साल 1988, पंजाब। हर रोज बम धमाके, हर रोज लाशें। अमृतसर की सड़कों पर लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरते थे। अगर कोई सुबह 8 बजे के बाद सड़क पर निकलता तो उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी। पुलिस वाले अपनी वर्दी उतारकर भाग रहे थे। थानों में तैनाती के नाम पर सिर्फ नाम थे। एक ऐसी घटना थी जो पूरे पंजाब को हिला गई थी। एक गांव के 17 लोगों को सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उन्होंने चुनाव में वोट डाल दिया था। हर घर में डर था, कब उनके दरवाजे पर दस्तक होगी। और इस डर का सबसे बड़ा चेहरा था सुरजीत सिंह पेंटा। पेंटा कोई आम आतंकी नहीं था। उसने स्वर्ण मंदिर को ऐसा किला बना दिया था कि अंदर घुसना नामुमकिन था। उसके पास थे 200 ट्रेंड आतंकी, जिनमें से हर एक पाकिस्तानी ISI के कैंपों में ट्रेनिंग लेकर आया था। उसके पास थी 300 AK-47, SLR और कार्बाइन। छतों पर थे स्नाइपर जो एक पल में किसी को भी ढेर कर सकते थे। हर गेट पर मशीन गन लगी थी। मंदिर के अंदर टनों बारूद था, डायनामाइट के ढेर, लैंडमाइंस के बक्से, ग्रेनेड के डिब्बे। एक अनुमान था कि अगर वो बारूद एक साथ फटता तो अमृतसर का आधा शहर हो जाता। पुलिस का हर आदमी जानता था, अंदर जाना मतलब मौत। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहली कोशिश की। पहला जासूस, एक युवा होनहार अफसर जिसे हर हालात में ढलना आता था, मंदिर में घुस गया। 3 दिन तक कोई खबर नहीं आई। चौथे दिन मंदिर के मुख्य गेट पर एक थैला लटका मिला। थैले के अंदर उसी अफसर का खून से सना कुर्ता था और उस पर कपड़े का एक टुकड़ा था जिस पर लिखा था, जासूसी की कीमत उसकी जान है। उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसके परिवार को आज तक नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुका। इंटेलिजेंस ब्यूरो चुप नहीं बैठा। उसने दूसरी कोशिश की। इस बार का जासूस और तैयार था। उसने महीनों तक सिर्फ पंजाबी बोली सीखी, आतंकियों के बीच रहने का तरीका सीखा, अपनी पूरी पहचान बदल ली। वो अंदर घुसा और 12 दिन तक रहा। 13वें दिन उसे पहचान लिया गया। जब उसे मंदिर के बाहर फेंका गया तो वो जिंदा तो था, लेकिन कुछ ऐसा टूट गया था जो कभी जुड़ने वाला नहीं था। वो आंखें खोलकर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। वो बोल नहीं सकता था। उसके बाद कोई आगे नहीं आया। सब कहने लगे, ये नामुमकिन है, अब कोई और कोशिश नहीं कर सकता। तभी अजीत डोभाल ने अपने बॉस के कमरे में कदम रखा। उस वक्त डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉइंट डायरेक्टर थे। केरल के एक ऐसे गांव में जन्मे जहां पंजाब का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन डोभाल में कुछ अलग था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जुबान। वो उर्दू बोलते थे पाकिस्तानी लहजे में, पंजाबी बोलते थे अमृतसरी लहजे में, और हर बोली को इतनी परफेक्ट तरीके से बोलते थे जैसे वो वहीं के रहने वाले हों। बॉस ने कहा, तुम पागल हो, अंदर जाओगे तो वापस नहीं आओगे, तुम्हें पंजाबी तक नहीं आती। डोभाल मुस्कुराया। उसी वक्त उसने पंजाबी में कहा, सर पंजाब दा फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। बॉस हैरान रह गया। उसने कभी डोभाल को पंजाबी बोलते नहीं सुना था। फिर बोला, ठीक है जा, लेकिन याद रखना तेरा नाम कोई नहीं लेगा। अगर कुछ हुआ तो हम मना भी नहीं कर पाएंगे। डोभाल ने पुलिस की वर्दी उतार दी। उसने तय किया वो बनेगा एक रिक्शा वाला। उसने सोचा था
रिक्शा वाला वो शख्स होता है जो हर गली में दिखता है, लेकिन जिसे कोई देखता नहीं। वो सबके बीच होता है, लेकिन किसी की नजर में नहीं आता। अगले 3 दिन उसने सिर्फ असली रिक्शा वालों के बीच बिताए। उनके साथ बैठा, उनके साथ चाय पी, उनकी बातें सुनी, उनकी हरकतें नोट की। उसने उनकी बोली सीखी। और सुनाओ सरदार जी, की हाल है? थोड़ा पैसा दे दे बाबा। उसने उनकी चाल सीखी। झुके हुए कंधे, दबी हुई नजर, रिक्शा खींचते वक्त हाथों की वो थकान। उसने पुरानी पगड़ी बांधी, 4 इंच मोटी, मैली, जिसे देखकर लगे कि महीनों से नहीं धुली। गंदा कुर्ता पहना, कॉलर फटा हुआ, बटन टूटे हुए, बाजू से धागे लटक रहे थे। चेहरे पर मिट्टी लगाई, इतनी गहरी कि उसकी असली त्वचा का रंग छुप गया। हाथों में कालिख लगाई, पैरों में फटे जूते पहने। अब वो अजीत दोभाल नहीं था, वो था कुंदन, एक बेघर बेसहारा रिक्शा वाला। और उस पगड़ी के अंदर उसने छिपा रखा था एक छोटा सा कैमरा, फिल्म के रोल और हर दिन की रिपोर्ट लिखने के लिए कागज के टुकड़े। उसने अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रिक्शा खड़ी कर दी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो रिक्शा खींचता। 5 रुपए 10 रुपए के लिए दिन भर पसीना बहाता। लोग उसे धक्का देते, गालियां देते, कभी पैसे देते तो कभी नहीं देते। मगर असली काम और था। वो हर रोज मंदिर के बाहर घंटों बैठा रहता, आतंकियों की हरकतें नोट करता। 3 हफ्तों में उसने मंदिर के हर गेट, हर गली, हर आतंकी को याद कर लिया। पूर्वी गेट पर 4 आतंकी तैनात रहते थे। दक्षिणी गेट पर हर वक्त एक स्नाइपर रहता था। उत्तरी गेट पर सिर्फ 2 पहरे थे, वो भी रात 12 बजे के बाद सो जाते थे। उसने आतंकियों की दिनचर्या नोट कर ली। वो सुबह 10 से 11 बजे के बीच बाहर निकलते थे, शाम 4 से 5 बजे के बीच अंदर लौटते थे। कौन सा आतंकी किस गेट पर है, किसके हाथ में कौन सी बंदूक है, सब कुछ। हर रात वो अपनी चौल में लौटता, दरवाजा बंद करता, पगड़ी खोलता, उसमें से नोट्स निकालता। कभी कागज के टुकड़े पर, कभी माचिस की डिब्बी पर लिखा होता। रात के 2 बजे एक कुरियर उसकी चौल की दस्तक देता। कुंदन नोट्स उसे थमा देता और कुरियर मोटरसाइकिल पर बैठकर दिल्ली चला जाता था। सुबह होते होते इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास अमृतसर का हर हाल होता था। लेकिन एक समस्या थी, कुंदन मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहा था। आतंकी उसे गेट तक ले जाते, लेकिन अंदर नहीं घुसने देते थे। एक दिन उसने एक आतंकी को रिक्शे पर बिठाया। गेट तक पहुंचा तो आतंकी बोला, यहीं रुक। कुंदन बोला, सरदार जी, अंदर तक छोड़ दूं? आतंकी हंसा, अंदर जाना है तो अपना कफन खुद सिल्ला, बोलकर अंदर चला गया। कुंदन समझ गया, रिक्शे का खेल काम नहीं करेगा। उसे कोई और तरकीब चाहिए थी। फिर मौका आया। अप्रैल 1988 की भीषण गर्मी में अचानक मंदिर के अंदर पानी खत्म हो गया। 45 डिग्री की गर्मी में 200 आतंकी बेपानी तड़प रहे थे, पानी की एक बूंद के लिए लड़ रहे थे। कुंदन को यही मौका चाहिए था। उसने उसी रात अपने बॉस को संदेश भेजा, पानी बंद रखो, बस 3 दिन। अगली सुबह उसने रिक्शा में 2 बड़े गैलन पानी रखे, जिन पर लिखा था श्री दरबार साहिब सेवा। वो मंदिर के मुख्य गेट पर पहुंचा, चिल्लाया, पानी ले लो सरदारों, पानी। आतंकी दौड़कर आए। पानी पीते ही एक ने पूछा, तू कौन है, कहां से लाया? कुंदन ने सिर झुकाकर कहा, कुंदन हूं सरदार जी, हरियाणा से। पुलिस ने मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरा घर ढहा दिया, मेरे बाप को थाने में पीट पीट कर मार डाला। अब कोई नहीं मेरा, बस यही रिक्शा है। उसने अपनी आंखों में आंसू ला दिए, नकली लेकिन इतने सच्चे कि सबको सच लगे। आतंकी उसे पेंटा के पास ले गया। पेंटा ने कुंदन को घूरा, ठंडी आंखों से। 5 मिनट तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला, चाय बना। कुंदन ने चाय बनाई, उसी मिट्टी के कुल्हड़ में, उसी सड़क वाले अंदाज में। अपने हाथों से पत्तियां डाली, दूध उबाला, छान कर पेश की। पेंटा ने चाय पी, फिर बोला, रोज आया कर। 4 शब्द, और कुंदन को अब अंदर आने की इजाजत मिल गई थी। अगले 4 महीने, 120 दिन कुंदन हर रोज मंदिर जाता। वो आतंकियों के साथ खाना खाता, उनके साथ चाय पीता, उनके साथ वॉलीबॉल खेलता। उसने हर आतंकी का नाम याद कर लिया,
उनके परिवारों के बारे में जाना, उनकी कमजोरियां ढूंढी। एक दिन पेंटा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू मेरा भाई है। कुंदन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखें पेंटा के कमरे में रखे हथियारों के बक्से देख रही थीं। उसके सीने पर टंगे नक्शे देख रही थीं। हर रात वो सब नोट करता और सुबह होते होते वो नोट्स दिल्ली पहुंच जाते थे। एक दिन पेंटा ने कुंदन को बुलाया। उसने गुप्त नक्शे दिखाए जिन पर मंदिर के हर गलियारे में बम लगाने की जगह बनी हुई थी। पेंटा ने कहा, तेरे हाथ में यह काम सुरक्षित रहेगा, जा पूरे मंदिर में लैंडमाइंस लगा। कुंदन ने बम लगाने का काम शुरू किया, लेकिन उसने एक काम और किया। एक एक करके वो सबके ट्रिगर निकाल रहा था। जो बम वो लगा रहा था वो असल में बमों को बेकार कर रहा था। पेंटा को नहीं पता था उसके सबसे भरोसेमंद आदमी ने उसके हथियार बेकार कर दिए थे। एक रात जब पूरा मंदिर सो गया, कुंदन चुपके से उठा। वो उस तहखाने में घुस गया जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। वहां पेंटा बैठा था एक और आदमी के साथ। वो आदमी उर्दू बोल रहा था, पाकिस्तानी लहजे में, कराची वाली उर्दू। कुंदन ने दीवार के पीछे छुपकर सुना। पेंटा और वो आदमी हथियारों की खेप, पाकिस्तानी फंडिंग और भारत में कहां कहां बम लगाने की योजना पर बात कर रहे थे। कुंदन ने अपनी पगड़ी के अंदर से कैमरा निकाला, इतना छोटा कि हथेली में छुप जाता था। उसने पूरी बैठक की तस्वीरें ले ली। पेंटा, पाकिस्तानी अफसर, नक्शे, कागजात, सब कुछ। वो तस्वीरें आज भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के गुप्त रिकॉर्ड में हैं। पाकिस्तानी अफसर, खालिस्तानी आतंकी और एक रिक्शा वाला, सब एक ही फ्रेम में। लेकिन अगली सुबह कुंदन की सांसें थम गईं। मंदिर के लंगर का एक लड़का, 18 साल का, तीखी नजरों वाला, उसके पास आया। बोला, तुम वो हो ना जो पिछले साल केरल में आईबी के कॉन्फ्रेंस में थे? मैंने तुम्हें वहां देखा था। कुंदन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अंदर उसकी हर नस थर्रा उठी। उसने ठंडी नजर से कहा, तुम्हें भूत लग गया है बेटा। मैं तो कुंदन हूं, रिक्शा वाला। मैंने केरल में कभी पांव नहीं रखा। लेकिन लड़का टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम वही हो। उस रात कुंदन ने अपने एक गुप्त तार से दिल्ली को संदेश भेजा, लड़के को हटाओ वरना सब खत्म, ये मेरी आखिरी सूचना है। अगली सुबह पुलिस ने मंदिर के बाहर झड़प का बहाना बना लिया। गोलियां हवा में चलाई गईं, हंगामा हुआ। उसी हंगामे में लड़के को बाहर निकाल लिया गया। कहा गया कि उस पर गोली लगने का खतरा है। वो कभी वापस नहीं आया। कुंदन बच गया। पेंटा को कुछ पता नहीं चला। अब कुंदन ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। वो पेंटा के पास गया और बोला, सरदार जी, मेरे पाकिस्तान में तार है। मेरा एक रिश्तेदार सियालकोट में रहता है, वो आईएसआई के लिए काम करता है। वो तुम्हारे लिए हथियार दिलवा सकता है। पेंटा की आंखें चमक गईं। उसने कहा, हथियार कहां है, कब मिलेंगे? कुंदन ने कहा, बॉर्डर पर, तोरखम इलाके में। अपने 10 आदमी भेज दो, मैं सब सेट कर देता हूं। पेंटा ने अपने 10 सबसे भरोसेमंद आतंकी भेज दिए। जैसे ही वो 10 आतंकी तोरखम बॉर्डर पर पहुंचे, पुलिस और बीएसएफ ने उन्हें घेर लिया। बिना एक गोली चलाए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पेंटा को इस बार भी शक नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद रास्ता बदल गया, शायद खुफिया सूचना लीक हो गई। कुंदन पर उसे पूरा भरोसा था। 15 मई 1988 दिल्ली में तैयारियां पूरी थीं। एनएसजी के 400 कमांडो अमृतसर पहुंच चुके थे। कुंदन ने दिल्ली को आखिरी संदेश भेजा, अब कर दो, मैं अंदर हूं। रात के ठीक 2 बजे कमांडो ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। स्नाइपर छतों पर तैनात कर दिए गए। हर गेट पर 20-20 कमांडो, हर निकासी रास्ता बंद। कुंदन अंदर था। उसने पेंटा से कहा, सरदार जी, मैंने सीवर लाइन का रास्ता खोज लिया है। मैं पहले जाकर देखता हूं कि वो रास्ता सुरक्षित है या नहीं। पेंटा ने कहा, जा, लेकिन जल्दी वापस आ। कुंदन बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने कमांडो को अंदर घुसने का सिग्नल दे दिया। फिर वो वापस अंदर घुसा, क्योंकि अगर वो वापस नहीं गया तो पेंटा शक करेगा और पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। पेंटा ने पूछा, क्या हुआ, रास्ता मिला? कुंदन ने कहा, सरदार जी, रास्ता तो मिल गया, लेकिन वो रास्ता कमांडो तक जाता है। पूरा मंदिर घिर चुका है, तुम बच नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो, सरेंडर कर दो। पेंटा का चेहरा लाल हो गया। उसने मेज पर रखी अपनी AK-47 उठाई और कुंदन के सीने पर रख दी। बोला,
तू गद्दार है? बोल, कौन है तू? कुंदन ने अपनी जगह से हिले बिना कहा, सरदार जी, अगर मैं गद्दार होता तो तुम्हारी बंदूक में गोली क्यों नहीं होती? पेंटा ने ट्रिगर दबाया। क्लिक। कोई गोली नहीं निकली। मैगजीन खाली थी। कुंदन ने रातों रात उसकी बंदूक के सारे मैगजीन खाली करवा दिए थे। उसके अपने आतंकियों ने, उसके कहने पर, जब वो गार्ड ड्यूटी बदल रहे थे। पेंटा की बंदूक उसके हाथ से गिर गई। वो जमीन पर बैठ गया। अगले 10 दिनों में मंदिर में बिजली और पानी की सप्लाई बंद रही। 45 डिग्री से ऊपर गर्मी। कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खबर नहीं। आतंकी टूटते गए। कुंदन हर रोज अंदर जाता, उनसे बातें करता। कभी कहता, तुम्हारी मां बाहर बैठी है, तुम्हारे लिए रो रही है। कभी डराता, सरेंडर नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा। कभी रुलाता, मैं भी गरीब हूं, मुझे पता है दर्द क्या होता है। 7वें दिन छोटे आतंकियों ने हथियार डाल दिए। 10वें दिन पेंटा टूट गया। 18 मई 1988 सुबह के 4 बजे मंदिर के दरवाजे खुले। पेंटा और उसके 150 आतंकी हाथ ऊपर किए बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर धूल थी, हाथों में घाव थे, आंखों में हार थी, और उनके ठीक बीचों बीच कुंदन भी था, हाथ ऊपर किए, सिर झुकाए, ठीक उनकी तरह। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। लॉकअप में एक पुलिस अफसर अंदर आया। वो सीधा कुंदन के पास गया और बोला, साहब, आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। पेंटा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा साहब? ये रिक्शा वाला? उसने कुंदन को देखा। वही गंदा कुर्ता, वही मैली पगड़ी, वही चेहरे पर मिट्टी, लेकिन अब उसी चेहरे पर एक अलग सी चमक थी।